हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि कक्षा 10 और 12 वालों के लिए तैयारी करवाई जा रही है एग्ज़ाम की, और पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। कक्षा 12 और कक्षा 10 वालों के पेपर की तैयारी करवाई जा रही। पेपर आपका बहुत नज़दीक आ चुका है और आप क्या कर रहे होंगे, ज़ोरों तोड़ों से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब पूरी पढ़ाई तो आपको करवाई नहीं जा सकती इतने कम समय में, क्योंकि साल भर लगते हैं पढ़ने में। लेकिन जितना हो सकता है कि जो जो फिक्स है, जैसे कि आप में कहानी कक्षा 12 में पूछा जाना तय है। जैसे आज कक्षा 12 वालों की बात की जानी है। किसकी बात की जानी है? कक्षा 12 वालों की। तो जिसमें से एक प्रश्न आना ऐसे ही एकदम डेट टू यही क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में रख दिया जाता है। एकदम यही क्वेश्चन, और आना पक्का है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा। और इससे आपके 5 से 6 नंबर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो आपके हम आज फिर 5 से 6 नंबर फिक्स करने आए हैं। पिछले वीडियो में जो कक्षा 12 का था उसमें हमने पंचलाइट के बारे में बताया था। आपने वीडियो देखा होगा, पसंद आया होगा, लाइक भी किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ध्रुव यात्रा के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। और ध्रुव यात्रा यहाँ पे हेडिंग देखिए पड़ी हुई है। तो आज हम इसके बारे में दोनों प्रकार के प्रश्न, एक ये और एक अथवा करके दिया जाता है। एक अथवा करके दिया जाता है, जैसे हमने पंचलाइट में पढ़ा था उसी प्रकार से इसमें भी पढ़ेंगे। तो एक ये और जो अथवा करके दिया जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये सन दिया हुआ है नीचे, 2013, 14, 15, 16, 17 मिसिंग है, 18, 19, 20, इतने साल ये आ चुका है। कोई भी साल ऐसा नहीं छूटता जिस साल ना आए, और 21 में भी आएगा, ये गारंटी है। ठीक है। तो अगर बात करें तो प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न यही, पहला क्या प्रश्न ये दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6। और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपने अगर कहानी पढ़ रखी है तो आप बता सकते हैं कि लेखक ने इसके द्वारा क्या बताने की कोशिश की है और क्या कहना चाहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको आपको बताना रहेगा कि लेखक ने इसके बारे में क्या कहा है और क्या संदेश लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर ये स्टार्ट है। और काफ़ी बड़ा हो सकता है वीडियो, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए और एक बार देखिए, अगर ना समझ में आए तो बैक करके फिर से देखिए। और क्या कीजिएगा, आप अपने घर पे वहाँ पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा, और आपके 5 से 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, कलर चेंज कर दें। जैनेंद्र कुमार महान कथाकार हैं। आपको पहले भूमिका बनानी रहेगी, तो उसी तरह से लिखना रहेगा कि जैनेंद्र कुमार एक महान कथाकार हैं। ये व्यक्तिवादी दृष्टि से पात्रों का मनोविश्लेषण करते हुए, ये व्यक्तिवादी दृष्टि से पात्रों के मनोविश्लेषण करने में कुशल हैं। प्रेमचंद की, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, प्रेमचंद की परंपरा के अग्रगामी लेखक होते हुए भी, मतलब जो प्रेमचंद्र अपनी परंपरा लेते आ रहे थे, लाके मतलब लाए हैं, उन्हीं को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया है। होते हुए भी इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नवीन शिल्प प्रदान किया है। क्या किया है? नवीन शिल्प, मतलब नई शिल्प उसको प्रदान की है। ध्रुव यात्रा जैनेंद्र कुमार की, सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचना है। कैसी रचना है? तो ये सामाजिक है, मनोविश्लेषणात्मक है, और उसके बाद यथार्थवादी, मतलब उसमें सत्य की झलक मिलती है, सत्यता की झलक मिलती है। कहानी कला के कतिपय प्रमुख तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा निम्नवत है। मतलब नीचे आपको हेडिंग डाल के फिर आगे से लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ, शीर्षक देखिए, आपको पहली हेडिंग डालनी रहेगी शीर्षक। शीर्षक में आपको क्या करना रहेगा, शीर्षक में बताना रहेगा कि उसका शीर्षक कैसा रहा। शीर्षक ये होता है कि पूरी कहानी की एक झलक आपको 2 से 4 लाइनों में दे देनी रहती है। तो उसी तरह से यहाँ पे शीर्षक दिया गया है। शीर्षक आदमी की जिज्ञासा बढ़ाता है। शीर्षक पढ़ने के बाद आदमी के अंदर उत्साह जगता है, पूरी कहानी जानने की लालसा उसके अंदर उत्पन्न होती है, और वो उस पूरी कहानी को पढ़ता है जिससे वो जान सके कि उस कहानी में हुआ क्या था। तो शीर्षक के बारे में आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो शीर्षक का, कहानी देखो, कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। अगर कहानी का शीर्षक जिज्ञासा और आकर्षकपूर्ण नहीं होगा तो कहानी कौन पढ़ेगा? तो ये कहानी का जो शीर्षक है वो कैसा है? आकर्षण और जिज्ञासापूर्ण है।
सार्थक सार्थकता तथा सरलता इस शीर्षक की विशेषता है। मतलब सार्थकता और सरलता क्या है, इस शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए, मतलब जो कहानी का शीर्षक है दोस्तों, वो कहानी के संपूर्ण भाव, मतलब कहानी का जो पूरा निचोड़ है वो अपने आप में रखे हुए है। शीर्षक में ही आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा। इसके बाद आप उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो कहानी पूरी पढ़नी रहेगी। तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इस ध्रुव यात्रा पर टिकी है। मतलब ध्रुव यात्रा पर ही पूरी कहानी ये टिकी हुई है। कहानी का प्रारंभ नायक के ध्रुव यात्रा से आगमन पर होता है और कहानी का समापन ध्रुव यात्रा के प्रारंभ से पूर्व ही नायक के समापन के साथ होता है। मतलब यहाँ पे नायक के स्टार्ट से, नायक का मतलब होता है वहाँ पे जो हीरो होता है, जिस कहानी का हीरो होता है उसी को हम लोग नायक कहते हैं। और उसी के बारे में बताया गया कि स्टार्ट में उसी के आगमन से होता है और उसके बाद उसके प्रारंभ में ही जैसे नायक का समापन होता है उसी के बाद साथ कहानी का भी समापन हो जाता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में पूर्ण और समीचीन है। अब देखना, कहानी का शीर्षक जो है ये स्वयं में क्या है, पूरा है, और उसके बाद समीचीन मतलब पुष्टजनक है, मतलब पुष्टि देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर बात करें तो अब दूसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी कथानक। वो कुमार विश्वास जी का है नहीं, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, तो वही वाला। तो कथानक आपको डालना रहेगा। श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जैनेंद्र कुमार जी ने अपनी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किए हैं। मतलब जैनेंद्र कुमार जी ने अपनी कहानी को एक नए तरीके से और आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। उसके बाद ये अपनी कहानी में मानवीय गुणों यथा प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। मतलब इन्होंने अपनी कहानी में क्या किया है, प्रेम को, जो मनुष्य के कुछ गुण एकदम क्या होते ही हैं, जैसे प्रेम हुआ, सत्य हुआ, करुणा हुआ, और को आदर्श रूप में उन्होंने क्या किया, उस कहानी में स्थापित किया है। ठीक है। इस कहानी की कथा वस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन, देखिए यहाँ पे रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होता है। मतलब एक राजा हैं जिनका नाम रिपुदमन है, उनके वापस लौटने पे कहाँ से, ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से वो कहानी प्रारंभ होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कहानी, देखिए कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य मारुति के वार्तालाप से होता है। मतलब उसमें एक आचार्य मारुति जी हैं, उनके वार्तालाप, मतलब दोनों के बातचीत से वहीं से क्या होता है, कथानक का विकास होता है। उसके बाद तत्पश्चात देखिए रिपुदमन और उसकी अविवाहित प्रेमिका, रिपुदमन कौन, जो वहाँ के राजा हैं उनकी, और उनकी एक अविवाहित प्रेमिका है कौन, उर्मिला है, कि वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य के मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। मतलब अविवाहित प्रेमिका जो है और उसके बाद रिपुदमन के बीच में, फिर रिपुदमन उर्मिला जो क्या नाम है आचार्य के बीच में, फिर उसके बाद आचार्य उर्मिला और रिपुदमन के बीच हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ही यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्र है। मतलब जो मारुति वहाँ पे आचार्य मारुति है नहीं, उनकी पुत्री पता चलता है बाद में कि जो उर्मिला है उन्हीं की क्या है, पुत्री है। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। मतलब कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष क्या होता है, जब राजा रिपुदमन के द्वारा आत्मघात किया जाता है तभी वो क्या हो जाता है, होता है। अगर बात करें प्रस्तुत कहानी में, कहानीकार ने एक सुसंस्कारी युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है। मतलब एक संस्कारी लड़की, जो युवती, मतलब एक बालिका के प्रेम को दर्शाया है यहाँ पे, पराकाष्ठा को, प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है, तथा प्रेम को नारी का बिल्कुल अलग, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। मतलब वहाँ पे क्या किया है, नारी के प्रेम को एकदम अलग और सर्वोच्च स्थान पर, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर उसने रखा है। ठीक है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है। मतलब कहानी में प्रत्येक पात्र जिसको जैनेंद्र कुमार जी ने रखा है, हर एक
अपना अपना पात्र जो है वो अपनी निष्ठा अपनी देखिए किसके प्रति, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है, और जिसकी पूर्ण देखिए परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से नहीं डरता है। ठीक है, कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है। मतलब कहानी में केवल मनोवैज्ञानिकता ही नहीं, दार्शनिकता भी पाई गई है एक अच्छे मात्रा में। फिर अगर बात करें और संवेदन प्रधान होने के कारण पाठक, देखिए संवेदन प्रधान होने के कारण पाठक के अंतःस्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि संवेदना प्रधान होने के कारण ये क्या करती है, जो कहानी को पढ़ता है, पाठक की बात की जा रही है, जो कहानी को पढ़ता है उसके अंदर वह अपनी अमिट मतलब जो कभी मिट ना सके उस तरह की छाप छोड़ जाती है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक अत्युत्कृष्ट कहानी है। मतलब आप पूरे निचोड़ को देखते हुए यह कह सकते हैं कि ध्रुव यात्रा जो है एक अत्यंत अच्छी और भावपूर्ण कहानी है। अगर बात करें यहाँ पे उद्देश्य, तो आपको लास्ट में तीसरी हेडिंग डालनी रहेगी उद्देश्य में आपको बताना रहेगा प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है। तो पूरी कहानी को अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है, उनका उद्देश्य ये था कि बताने का ये उद्देश्य था कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है, विवाह में स्वार्थता होती है। ठीक है, प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हाँ स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री का मत सुनना, और मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी, दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। मतलब दोनों लोग वहां पे क्या करेंगे, प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी को कुछ नहीं कर जानता। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ये चीज़ लिखना रहेगा, कहानी की कुछ लाइनें आपको उसके सामने प्रस्तुत करनी रहेंगी। तो यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास किया है जैनेन्द्र कुमार जी ने, और उसमें एक ये जो अपनी लाइन यहाँ पे छोड़ दी है कहानी की, कुछ आपको यहाँ पे इसी तरह से लिखना रहेगा कि उर्मिला कहती है, हाँ स्त्री रो रही है। मतलब स्त्री क्या कर रही है, रो रही है। प्रेमिका प्रसन्न है, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था वो रो रही है, और प्रेमिका जो है वो प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मतलब जो इसके साथ विवाह हुआ उसकी मत सुनना, मैं भी पुरुष को नहीं सुनूंगी, दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। मतलब प्रेम की सुनेंगे, तुम अपने प्रेम की सुनो, हम अपने प्रेम की सुनेंगे। ठीक है, उसी तरह से प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी कुछ को नहीं जानता। मतलब प्रेम जो अपने सिवा किसी और को कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा। फिर आपको लिखना रहेगा निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि प्रेम ही सर्वोच्च दार्शना है। ठीक है, प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या किया है, प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, सबसे ऊंचा माना गया है। इस कहानीकार देखिए, इसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है, मतलब पूरी सफलता इस कहानी में उसको मिली है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न जो होता है वो कंप्लीट होता है। कौन सा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, लेकिन इसी के साथ दूसरा भी पूछा जाता है अथवा लगा के। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। आपको दूसरा प्रश्न अथवा करके दिया जाएगा। मान लो अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, ये अथवा करके दिया जाएगा। दोनों में से आपको किसी एक को करना रहेगा। 6 नंबर का प्रश्न होता है, ये देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, ध्रुव यात्रा की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने ध्रुव यात्रा में लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। और अब क्या करेंगे, कहानी का सार को लिखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी प्रश्न कब पूरा 2020 तक आया है, 2012 से स्टार्ट होके और 2021 में भी आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। मतलब ध्रुव यात्रा जो है उसको किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रची गई है। जैनेन्द्र कुमार जी मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरागत के अग्रणी कहानीकार हैं। मतलब उनके परंपरागत जो कहानी आई है उसी को क्या किया, इन्होंने आगे बढ़ाने का
प्रयत्न किया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी के परंपरा के अग्रणी कहानीकार भी इन्हें कहा जाता है इसीलिए। तो आगे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाले में, तो बोला गया है कि एक मिनट, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। क्या किया है? एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। उसके बाद प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समान्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया है। मतलब इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को दोनों को एक में ही समान्वित करके और एक नई क्या किया है, धारा को, नवीन धारा को इन्होंने जन्म दिया है। कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की, मतलब उसमें किसमें की? कहानी ध्रुव यात्रा में इन्होंने ऐसा किया। इस कहानी का सारांश निम्नवत है, मतलब इस कहानी का सारांश जो नीचे दिया गया इस प्रकार से है कि राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी को जीतकर, अर्थात उत्तर ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों में बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को उनके को सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। उर्मिला ने, जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और उसके विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, ने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने भी पढ़ा कि वे बम्बई पहुंच चुके हैं। वहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर से की जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि एक राजा रिपुदमन है, वो उत्तरी ध्रुव को जीत कर, मतलब ध्रुव या उत्तरी ध्रुव को जीत कर वहाँ से वापस आ रहे हैं और यूरोप के नगरों में ये अपनी बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस बात की खबर पूरे क्या की गई, समाचार पत्रों में लिख दी गई है मोटे मोटे अक्षरों में। और उनकी एक प्रेमिका है उर्मिला, उर्मिला जो उनसे बिना विवाह किए ही उनके बच्चे की माँ भी है। तो उसने पढ़ा और उसके बाद उसने यह भी पढ़ा कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं और बम्बई में उनके स्वागत की जोरों तोर से क्या की जा रही है, तैयारी की जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार वे बम्बई, देखिए यहाँ पे वे बम्बई क्या करते हैं, पहुँच चुके हैं, जहाँ उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्होंने अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शन में तनिक भी उल्लास नहीं है। मतलब उनके जो वो संबंध हैं उर्मिला के साथ, जो उनके संबंध थे, इसके कारण से इनको जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, उधर जीत के आए हैं, उसका उन्हें तनिक भी खुशी नहीं है। उनके मन में चिंता बनी हुई है। इसीलिए वो बम्बई न ठहरकर प्रातः होने से पूर्व ही, मतलब सुबह होने से ही पूर्व ही वो दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। ठीक है, मतलब वो क्या है कि वहाँ पे कहीं पे वो रुकना ही नहीं चाहते, उनके मन में इतना चिंता बनी हुई है। फिर आगे देखा जाए तो राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, मतलब उनको अपने खुद से ही शिकायत है। उन्हें नींद नहीं आती है, मतलब उन्हें सोने के लिए वो रात में सोते ही नहीं है, रात दिन क्या करते हैं, चलते हैं, टहलते घूमते रहते हैं। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने किया है उस पर वो क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उनको पछतावा हो रहा है। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने एक मिनट, हाँ, परिवारीजनों के डर से मना कर दिया था। मतलब जब उर्मिला ने उनसे विवाह के लिए कहा तो उन्होंने क्या किया, परिवार के डर से वो क्या कर दिए, मना कर दिया था। वही भूल आज उन्हें क्या कर रही है, पीड़ा प्रदान कर रही है। वह उसके विषय में से बहुत चिंतित हैं, मतलब यह सोचकर वह बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुन रखा था। मतलब यहाँ पर ही नहीं, उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सीय जांच के क्या है, आचार्य मारुति चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। ठीक है, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बांधना कहते हैं। मतलब रिपुदमन जो है वो बोलते हैं कि यह मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ, और इसे वो बोलते हैं कि मैं बंधन में बंध जाऊँगा। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। मतलब
अगर वो बोल रहे हैं कि तुम प्रेम का इनकार कर रहे हो तो तुम खुद से खुद का इनकार कर रहे हो, ऐसा वो मारुति आचार्य कहते हैं, आचार्य मारुति कहते हैं। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वह उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, मतलब उसको एक नाम देना चाहते हैं जो उन्होंने किया और जो उनके बीच के संबंध थे, अब उनको क्या करना चाहते हैं, वो उनसे विवाह कर लेना चाहते हैं। लेकिन उर्मिला मना करती है, मतलब उर्मिला मना कर देती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। मतलब वो कहती है कि जैसे आप अभी आगे बढ़ रहे हो ऐसे ही पूरे जीवन आगे बढ़ते रहो, ऐसा उर्मिला उनसे कहकर और क्या करती है, मना कर देती है। वह पुत्र की ओर देखती हुई कहती, मतलब वहाँ पे देखती हुई या फिर दिखाती हुई लिखा है तो कोई बात नहीं, कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। मतलब वो कहती है कि तुम मेरे ऋण से, मतलब तुम हमारे लिए अब कोई ऋण नहीं रह गया, तुम हमसे किसी भी तरह से नहीं बंधे हो, तुम एकदम मुक्त हो और तुम जो मर्जी का है वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मुक्त हो, यहाँ तक हो गया है। फिर रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी, महत्व का शत्रु, देखिए महत्व का शत्रु और साधारण का अनुचर बताती है। मतलब जब रिपुदमन उन्हें आचार्य मारुति के बारे में बताता है तो वो कहती है वो ढोंगी हैं, वो महत्व के शत्रु हैं, वे साधारण अनुचर उन्हें बताती है। और क्या कहती है, मना करती है, कहती है कि मैं विवाह नहीं कर सकती। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। कौन? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ। मतलब तुम्हारे पास स्त्रियों की कमी नहीं, तुम आज चाहो तो जितनी विवाह करना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी क्या हूँ, प्रेमिका हूँ और हमेशा मैं तुम्हारी क्या चाहूँगी, हित ही चाहूँगी। इसीलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु से भी पार है। मतलब वो क्या है, मृत्यु से भी पार है। बहुत लोग होते हैं जो मृत्यु तक ही साथ देते हैं, लेकिन वो मृत्यु से भी क्या है, पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उससे बताता है कि उर्मिला के साथ विवाह करके साथ रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी, वह मुझे सिद्धि तक क्या कर रही है, जाने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब ऐसा जाके वो जैसा जैसा उसने कहा था वैसा जाके आचार्य मारुति से उन्होंने बताया। सॉरी, मूर्ति निकल रहा है लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, तो मूर्ति नहीं वो मारुति है और मारुति ही ध्यान दीजिएगा। तो आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है, वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। मतलब फिर क्या होता है कि तुरंत कहानी में मोड़ आ जाता है। आचार्य मारुति जो है वो स्वीकार करते हैं कि जो उर्मिला है, मतलब राजा की जो प्रेमिका है, वो उन्हीं की पुत्री है और वो उसको विवाह के लिए क्या करेंगे, समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वह उससे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है कि शास्त्र में स्त्री को नहीं जाना जा सकता। तो जब उर्मिला को आचार्य बुलवाते हैं तब वहाँ पे उनकी पुत्री जो उर्मिला है वो आचार्य से मिलने जाती है और आचार्य तभी उनसे कहते हैं कि उर्मिला तुम विवाह कर लो। लेकिन वह कहती है कि स्त्री को शास्त्र से नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से ही जाना जा सकता है। मतलब उसने कहा कि स्त्री कोई शास्त्र या कोई कहानी, कोई लिखी हुई किताब नहीं है जिसको पढ़ के जाना जा सके। उसके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करने पर उसको समझने का जब प्रयत्न करोगे प्रेम के साथ, तभी आप उसको जान सकते हो, वरना कोई वो ऐसी किताब नहीं जिसको आप जान जाओ ऐसे ही। तो वह उसे रिपुदमन के विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। मतलब वो बार बार कहते हैं विवाह कर लो, लेकिन वह हर बार क्या कर देती है, इनकार कर देती है। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। मतलब
मुक्ति का पथ क्या है, अकेले का, उसमें कोई भी किसी के साथ नहीं जाता। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वह उसके पिता हैं। मतलब फिर बाद में क्या करते हैं, आचार्य उर्मिला से भी बताते हैं कि मैं आपका पिता हूँ। इस अभागिनी, देखिए वो इस अभागिनी को भूल जाइए, यह कहती हुई उसके पास से चली जाती है। तो जैसा ही वो बताते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, तैसे ही वो क्या कहती है, उर्मिला बोलती है कि इस अभागिनी को क्या करिए, आप भूल जाइए, और वो वहाँ से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के स्कॉटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय, अब इसके आगे आपके अगले स्लाइड में दिया हुआ है, तय करते हैं। जब उर्मिला उनको रोकना चाहती है लेकिन वे नहीं रुकते हैं, वे चले जाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो रिपुदमन की ध्रुव यात्रा पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छपा छापा था। मतलब उसमें क्या किया था, उन्होंने एक पत्र भी छापा था अखबार वालों ने। जब उर्मिला पढ़ती है कि राजा रिपुदमन ने आत्महत्या कर ली है, तो जो कहानी जो उसमें लिखी गई है जिस पेपर में, उस पेपर को वो अच्छे से अखबार को पढ़ रही है, और उसमें क्या किया गया था, एक पत्र भी छापा गया था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए होश व हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाती है, यहीं पर कहानी हो जाती है समाप्त दोस्तों। तो आपको बस क्या करना है, इसी तरह से इसको आपको पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में आई है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, और आपको कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिखने का प्रयत्न कीजिए। 2 से 3 बार आप अपने कॉपी में कम से कम यहाँ पे लिख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप पूरा प्रश्न करके आएंगे, 6 के 6 नंबर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो क्या आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इस तरफ यहाँ पे देखिए लाइक है, लाइक कर दीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब की बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ से हम शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।